आइए इस वीडियो में हम लोग परागण के बाद आगे की जो क्रिया निषेचन होती है उसको समझेंगे। पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है इसको हम समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम फिगर का परिचय कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिससे आसानी होगी समझने में। तो देखो, ये मैंने पुष्प का मादा जन्नांग जो है जिसको गायनोसियम जायांग कहते हैं वही बनाया है पूरा। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग पाया जाता है इसको भी मिटा देते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा इंग्लिश में कहते हैं। फिर वर्तिकाग्र के बाद जो ये यहाँ से यहाँ तक का नालवत भाग होता है, नाल जैसा भाग, एक नली के आकार का भाग, इसको कहते हैं वर्तिका नाल, इंग्लिश में इसे स्टाइल कहते हैं। उसके बाद फिर नीचे ये जो फूला हुआ भाग है, ये पूरा भाग, इसको अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो अभी मैंने बताया है परागण वाली, जो परागण की क्रिया वाला वीडियो है उसमें मैंने इतना तो समझा दिया था। इसके बाद बीच में इसमें पाया जाता है बीजांड। अब ये जो बीजांड है, बीजांड के अंदर देख लेते हैं क्या होता है। देखो, बीजांड के बाहर बीजांड परत पाई जाती है। ये वाला जो होता है ये भाग, इसको बीजांड वृंत कहा जाता है। लिख दें बीजांड वृंत, ये भाग बीजांड वृंत हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो भाग है बीजांड का, इसको निभाग कहा जाता है। जो ये खाली स्थान दिख रहा है इसको निभाग कहा जाता है। और निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके बाद फिर बीच में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। और उसके बाद फिर इधर ये जो खुला हुआ भाग है इसको बीजांड द्वार कहा जाता है। ये भाग बीजांड द्वार कहलाता है। और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। अब इनमें से दोनों किनारे वाली जो कोशिकाएं हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसको रक्षक कोशिका भी कहते हैं, बट यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ को हम सहायक कोशिका कहेंगे। उसके बाद बीच वाली जो कोशिका होती है ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है, क्योंकि यही है अंड कोशिका। और जो अंड कोशिका है वही मादा युग्मक होती है। फीमेल गैमेट का काम वही करती है, अर्थात निषेचन इसी कोशिका में होता है। जब नर युग्मक आता है तो वो इसी से संलयित होता है और संलयित होकर निषेचन की क्रिया को पूरा करता है। तो अब आप लोगों ने ये समझ लिया बीजांड के अंदर की संरचना। अब देखो, हमें निषेचन के लिए चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक। तो मादा युग्मक तो अंड कोशिका हो गई यहाँ जो बीजांड में है। अब हमें चाहिए नर युग्मक। तो नर युग्मक हमने बताया था आप लोगों से कि पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, और पराग कण के अंदर होते हैं नर युग्मक। तो परागण की क्रिया द्वारा पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब आपको ध्यान देना है, परागण की क्रिया द्वारा पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से चिपचिपा एवं तरल पदार्थ स्रावित होता है। इस तरल और चिपचिपे पदार्थ का काम होता है कि ये पराग कणों को अपने में चिपका लेता है। ये जो पराग कण वर्तिकाग्र पर आए हैं इनको चिपका लेता है, और उसके बाद जो वो तरल पदार्थ है उसके द्वारा ये जो पराग कण है ये फूल जाते हैं। और फूलने के बाद उनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। जब ये फूल जाते हैं तब इनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जब ये
परागकण अंकुरित होने लगते हैं तो ऊपर की ओर नहीं निकलते, ये नीचे की ओर इधर अंडाशय की ओर बढ़ते हैं। तो जब दूसरे पेन से बना दें, समझने में आसानी होगी। जब ये ऐसे नीचे की ओर अंकुरित होने लगते हैं तो एक नालवत नली जैसी संरचना बनाते हैं। ऐसे यहाँ बीजांड द्वार तक आ जाते हैं। ऐसे एक नलिका बनाते हैं। ये नलिका, अच्छा, अब इस नलिका को हम नाम देते हैं पराग नलिका। लिख दे रहे हैं, इस नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। इस नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। अब देखो, जो ये पॉलन ग्रहण मतलब ये पराग कण है वर्तिकाग्र पर, ये अंकुरण के बाद नली बनाने लगते और इनसे एक कोशिका निकलती है। इन पराग कणों से एक कोशिका निकलती है और वो आगे बढ़ती है। देखो हम निशान लगा रहे हैं, ये कोशिका बढ़ रही है आगे, कहाँ? इसी पराग नलिका में, पराग नलिका में। अच्छा, यही जो कोशिका है यही नर युग्मक होती है। ये जो कोशिका आ रही है पराग नलिका द्वारा बीजांड की ओर, यही नर युग्मक होती है। अब इधर देखो, ये जो बीजांड नलिका है, ये बीजांड नलिका जब बीजांड द्वार के पास पहुंचती है तो बीजांड द्वार की ओर जो एक परत पाई जाती है, इस परत को भेदने में कुछ समय लगता है, यानी भेदने के लिए कुछ देर तक यहाँ रुकती है। और जब ये उसे भेदने के लिए कुछ देर रुकती है, उसी समय ये जो नर युग्मक है, ये जो कोशिका है, ये दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अब इसको रेड पेन से दिखा रहे हैं। ये दो केंद्रकों में उसी समय विभाजित हो जाती है। अब ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। अच्छा, एक से दो कोशिकाएं बन गई है। अब ये दोनों केंद्रक जो हैं, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, अब ये दोनों केंद्रक जो है ये इसी पराग नलिका के द्वारा, यानी पराग नलिका पहले इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसी बीजांड नलिका द्वारा अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसको भी हम रेड पेन से, एक कोशिका यहां पहुंचती है और एक कोशिका यहां, ये दिखा रहे हैं, ये रेड कोशिका, ये रेड वाली जो है। तो ये कोशिका, जो ये रेड वाली एक कोशिका ऊपर चली गई है, ये द्वितीयक केंद्रों के साथ फ्यूज कर जाती है, यानी संलयित हो जाती है। ये द्वितीयक केंद्रकों के साथ फ्यूज कर जाती है। और जो ये एक कोशिका ये है, ये इस अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाती है, यानी संलयित हो जाती है। तो जो वास्तविक निषेचन है वो यही हो चुका, क्योंकि मादा युग्मक अंड कोशिका और नर युग्मक यही जो पराग कण से निकलकर एक कोशिका आई है, ये दोनों जब संलयित हो जाते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अच्छा, अब ये जो निषेचन की क्रिया है यहाँ पर संपन्न हो गई, तो ये एक कोशिका, ये एक केंद्रक, ये एक केंद्रक, यानी 2n संरचना बनाती है। 2n यानी द्विगुणित संरचना बनाती है। और यहाँ 1 2 3 यानी ये त्रिगुणित संरचना बनाएगी। पहले लिख दे 3n यानी त्रिगुणित संरचना,
त्रिगुणित संरचना, यानी यहाँ त्रिक संलयन होगा। यहाँ कैसा त्रिक संलयन होगा, क्योंकि 3 केंद्रक हैं यहाँ। अब देखो, अगर देखा जाए तो इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया हुई। एक बार ये नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तब निषेचन होता है, और दूसरी बार ये जो नर युग्मक आया है, नर युग्मक वाली कोशिका, ये द्वितीयक केंद्रकों के साथ संलयित होकर निषेचन की क्रिया संपन्न कराती है। तो इस प्रकार इसमें दो बार निषेचन की क्रिया हुई, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, यही क्रिया दोहरा निषेचन की क्रिया कहलाती है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो ये भी आप लोग नोट कर लें कि यहाँ लिख देते हैं, द्विनिषेचन की खोज की थी नवाश्चिन ने। नवाश्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की? नवाश्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की। तो आप लोगों की समझ में ये निषेचन की क्रिया आ गई होगी, और साथ साथ आप लोगों ने दोहरा निषेचन भी समझ लिया, द्विनिषेचन क्या होता है। अब देखो, ये जो निषेचन से पहले ये यहाँ का जो भाग था, ये था भ्रूण कोश। ये वाला भाग भ्रूण कोश था, लेकिन निषेचन के बाद अब ये जो त्रिक संलयित संरचना है, ये बनाएगी भ्रूण पोष। ये क्या बनाएगी? भ्रूण पोष। और ये जो अंड कोशिका के साथ संलयन हुआ है, द्विगुणित होता है, ये बनाएगा जायगोट, यानी युग्मनज। युग्मनज जिसकी इंग्लिश होती है जायगोट। अच्छा, और यही जायगोट आगे अब भ्रूण बनाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो पुष्प है, पुष्प में निषेचन के पश्चात कुछ परिवर्तन होते हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये हम देख लेते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो देखो, पुष्प का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जिसको आप वर्तिका कहते हो, वर्तिकाग्र और वर्तिकानाल, ये सूख कर गिर जाती है, और यही भाग बचता है जिसको आप अंडाशय कहते हैं। अंडाशय वाला भाग फूल करके फल बना लेता है। मैंने लिख दिया, अंडाशय जो है ये फूल कर बड़ा होकर के फल बना लेता है, और इसके अंदर का जो बीजांड होता है वो निषेचन के बाद बीज बना लेता है, बीज बन जाता है। और फिर जो भ्रूण कोश है वो निषेचन के बाद भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की जो भी क्रियाएं पुष्प में होती हैं, वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट